Dear students, मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, DNPG कॉलेज हिसार। ये जीआईएस पेपर का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें जीआईएस के कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और डेवलपमेंट का डिस्कशन किया जाएगा। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जीआईएस के जनक कौन है, जीआईएस वर्ड का मीनिंग क्या है, जीआईएस क्या है, जीआईएस की परिभाषाएं, जीआईएस की कैपेबिलिटीज क्या हैं, जीआईएस के प्रिंसिपल फंक्शंस क्या हैं, जीआईएस प्रोसेसेस, कंपोनेंट ऑफ जीआईएस, हाउ जीआईएस वर्क्स और कैसे जीआईएस यूनिक सिस्टम है, हमें जीआईएस की आवश्यकता क्यों पड़ी, जीआईएस के उद्देश्य क्या हैं, जीआईएस का डेवलपमेंट कैसे हुआ और एडवांटेजेस ऑफ जीआईएस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीआईएस, हम इन सब का अध्ययन इस लेक्चर के अंदर करेंगे। सबसे पहले फादर ऑफ जीआईएस। जो जीआईएस है, जीआईएस के जनक कौन है? सबसे पहले इस जीआईएस टर्म को किसने क्वाइन किया था? तो वो थे रॉजर टॉमलिंसन। उन्होंने जीआईएस टर्म को सबसे पहले क्वाइन किया था और उन्होंने सीजीआईएस कनाडा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। और जब इन्होंने इस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया तो उन्होंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कनाडा का लैंड यूज जो पैटर्न है उसका एनालिसिस किया और जीआईएस के फील्ड में काम करने की वजह से इनको पायोनियर इन द फील्ड ऑफ जीआईएस भी कहा जाता है। और इन्होंने 1958 से 1961 तक इस सीजीआई सिस्टम को पूरी तरह से डेवलप कर दिया था, सीजीआईएस को। और जीआईएस के फील्ड में काम करने के लिए इनको बहुत से अवार्डों से सम्मानित किया गया है। वो अवार्ड्स है जो 1996 के अंदर जेम्स आर एंडरसन मेडल ऑफ ऑनर फॉर अप्लाइड ज्योग्राफी के लिए दिया गया। 1997 में स्त्री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 2005 में रॉबर्ट टी एंगिनबर्ग डिस्टिंग्विश्ड कैरियर अवार्ड दिया गया और 2010 में नेशनल ज्योग्राफिकल बेल मेडल से इनको सम्मानित किया गया। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, थिंकिंग अबाउट जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग फॉर मैनेजर्स। उसके बाद है कि जो जीआईएस वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो जो जीआईएस वर्ड है ये 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जी प्लस आई प्लस एस। तो जो जी है, जी मीन्स ज्योग्राफिक, आई मीन्स इंफॉर्मेशन और एस मीन्स सिस्टम। तो ज्योग्राफिक वर्ड का मीनिंग क्या है? ये जी से ज्योग्राफिक बना और ज्योग्राफिक का मीनिंग क्या है? तो ऐसा इंफॉर्मेशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हमें बताता है, उस लोकेशन को बताने वाले इंफॉर्मेशन को हम स्पेशल डाटा भी कहते हैं, उसको लोकेशनल डाटा भी कहते हैं। ऐसा डाटा जो किसी भी स्थान की लोकेशन को प्रोवाइड करता है, लोकेशन को बताता है, तो उसको हम लोकेशनल डाटा या स्पेशल डाटा भी कहते हैं। अभी लोकेशनल डाटा और स्पेशल डाटा किस किस फॉर्म में हो सकता है? जैसे किसी प्लेस का नाम हमें पता हो या कोई प्लेस का नाम हमारे पास है, तो वो उस स्थान का लोकेशनल डाटा होगा या स्पेशल डाटा होगा। जैसे हिसार है, हिसार का जो नाम होगा वो स्पेशल डाटा है। हिसार का जो डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर कौन कौन सी फेमस चीजें हैं उनके बारे में अगर विवरण है तो वो भी लोकेशनल डाटा है उनका। ग्रिड कोऑर्डिनेट सिस्टम और लेट और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का पता है, उसकी प्रोजेक्शन का पता है, तो वो भी उस डाटा की स्पेशल इंफॉर्मेशन है। उस जगह का पोस्ट कोड भी उस स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है। और दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो इंफॉर्मेशन भी स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है। तो ज्योग्राफिक मीन्स ऐसा डाटा जो किसी स्थान की लोकेशन को प्रोवाइड करता है, लोकेशन बताता है, वो ज्योग्राफिक वर्ड से संबंधित है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन, ऐसा डाटा जो स्पेशल डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, लोकेशनल डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। वो डाटा नॉन स्पेशल डाटा या एट्रीब्यूट स्पेशल डाटा, एट्रीब्यूट डाटा या नॉन स्पेशल डाटा कहलाता है, जो टेक्स्ट के अंदर, टेबल के अंदर और फिगर के अंदर होता है। तो ऐसा डाटा जो स्पेशल डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, वो डाटा एट्रीब्यूट डाटा और नॉन स्पेशल डाटा होगा। जैसे हमने प्लेस नेम हिसार का नाम लिया था, तो हिसार के पॉपुलेशन कितनी है,
कौन कौन से कॉलेजेस है यहाँ पर। तो इस सार के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी टेक्स्ट या टेबल या फिगर के रूप में, वो सारे इंफॉर्मेशन नॉन स्पेशल इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट डाटा कहलाता है। कि जो धरातल पर नहीं होते, लोकेशन धरातल पर कोई लेट लॉन्ग उनका नहीं होता, उनका कोई ग्रिड सिस्टम नहीं होता, ऐसी इंफॉर्मेशन वो नॉन स्पेशल इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट डाटा कहलाता है। उसके बाद है सिस्टम, कि ऐसे सिस्टम, ऐसी प्रोसेस जो स्पेशल डाटा और नॉन स्पेशल डाटा को इंटीग्रेट करती है, दोनों के बीच लिंकेज स्थापित करती है। एट्रीब्यूट डाटा और ज्योग्राफिकल डाटा या नॉन स्पेशल डाटा के बीच लिंकेज स्थापित करता है। ऐसा ऑपरेशन, ऐसी प्रोसेस जिसको हम सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क, इनसे मिलकर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन बना हुआ होता है। उसके बाद है कि जीआईएस क्या है। जीआईएस एक कंप्यूटर आधारित सिस्टम है। जीआईएस पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित सिस्टम है जिसमें डाटा को इनपुट किया जाता है, डाटा को स्टोर किया जाता है, डाटा को रिट्राइव किया जाता है, डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, डाटा एनालिसिस और डाटा आउटपुट। और जो डाटा हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल रेफरेंस डाटा होता है, जो एक्चुअल लोकेशन होती है हर सरफेस पे, जिस भी भूभाग की जिसका वो डाटा है, वो पूरी तरह से उस अर्थ के अनुसार रेफरेंस होता है। रियल कोऑर्डिनेट्स लेट अलोंग उस डाटा को प्रोवाइड किए हुए होते हैं। और इन सब का हम डाटा इनपुट, स्टोर, रिट्राइव, मैनिपुलेट, एनालिसिस, आउटपुट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर लैंड यूज से संबंधित, एनवायरनमेंट से संबंधित, नेचुरल रिसोर्स से संबंधित, अर्बन एरिया से संबंधित और बहुत सारे सब्जेक्ट जिनसे संबंधित समस्याएं रियल वर्ल्ड में होती है। तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन समस्याओं से संबंधित डिसीजन लेने के लिए, ताकि हम बेटर प्लानिंग और मैनेजमेंट कर सके, हमें जीआईएस की जरूरत पड़ती है। तो जो ये पूरी प्रोसेस है जीआईएस की, डाटा इनपुट से लेकर आउटपुट तक, उसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले है डाटा इनपुट। कंप्यूटर के अंदर हम डाटा इनपुट किस किस माध्यम से कर सकते हैं? कि जो डाटा हार्ड कॉपी में है उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट करेंगे और डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वो, या इंपोर्ट करेंगे डाटा को किसी भी हार्ड डिस्क से, पेन ड्राइव से या दूसरे सिस्टम से हम उस डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। और डिजिटाइजेशन, कि जो कंप्यूटर के अंदर पहले से डाटा अवेलेबल है, उस डाटा को हम ट्रेस करके पॉइंट लाइन और पॉलीगन के अंदर उस डाटा को कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जब डाटा इनपुट हो जाता है तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा वो, तो वो स्टोर किस फॉर्मेट में होगा? डॉट टिफ में होगा, डॉट टिफ, डॉट जेपीजी। वो किस फॉर्मेट के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है, उस डाटा का साइज क्या है और किस मीडियम के द्वारा वो स्टोर हो रहा है, किस ड्राइव के अंदर, किस फोल्डर के अंदर वो स्टोर हो रहा है, और किस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर वो डाटा स्टोर हो रहा है। डाटा स्ट्रक्चर मीन्स कि कई तरह का डाटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे रिलेशनल डाटा स्ट्रक्चर, हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर, नेटवर्क डाटा स्ट्रक्चर। तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर है ये आपके आगे आएंगे। तो वो किस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है। रिट्राइव, तो जो डाटा हमने इनपुट किया वो एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है। वो डाटा क्या है और डाटा कौन सी लोकेशन के अंदर, कौन से फोल्डर के अंदर कंप्यूटर के अंदर है, ये हमें पता होता है। तो जब हम कभी भी उस डाटा को यूज करना चाहेंगे तो उस डाटा की पुनः प्राप्ति कर सकते हैं उस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से या उस फोल्डर से। उसके बाद डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, डाटा को डिजिटाइज करते हैं, कि हमारा उस डाटा को इनपुट करने का पर्पज क्या है, हम उस डाटा से किस तरह की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। तो उससे संबंधित उस डाटा से हम उसको ट्रेस करके पॉइंट, लाइन, पॉलीगन के अंदर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एडिटिंग, जब हमारी डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम देखेंगे जो डिजिटाइजेशन की हमने डाटा की वो पूरी तरह से ठीक हुई या नहीं हुई है। हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, उनके बीच गैप रह गया हो, और हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ओवरशूट हो गई, कि यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन थी लेकिन ये यहाँ तक चली गई है, तो इसको ओवरशूट एरर बोलते हैं, इसको अंडरशूट एरर बोलते हैं। तो इस तरह के एरर्स होते हैं, इनको दूर करने के लिए डाटा एडिटिंग की जाती है।
ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जो हमारे पास रास्टर डाटा होता है उस रास्टर डाटा को वेक्टर डाटा में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। तो जैसे वेक्टर रास्टर डाटा, जो सैटेलाइट इमेजरी है हमारे पास वो रास्टर डाटा होगी, और उस सैटेलाइट इमेजरी से हम पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के अंदर मैपिंग करते हैं तो वो वेक्टराइजेशन है। उसके बाद डाटा को एनालिसिस किया जाता है ओवरले। एनालिसिस के अंदर पहली प्रोसेस है ओवरले। ओवरले में क्या होता है कि किसी भी भूभाग की अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग अलग अलग मैप तैयार किए हुए होते हैं। जैसे ये कोई भूभाग है, ये उस एरिया का रोड नेटवर्क का लेयर्स है, और सेम एरिया का हमारे पास सेटलमेंट का लेयर है, सेटलमेंट का मैप है। तो ओवरले में क्या होगा, हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर सॉफ्टवेयर के अंदर खोलकर एक इंटीग्रेटेड मैप, हम दोनों फीचर का एक कंबाइंड मैप तैयार कर लेते हैं, जो ओवरले प्रोसेस कहलाती है। तो ये कंप्लीट दोनों थीमेटिक लेयर्स को जोड़कर हम एक सिंगल थीमेटिक लेयर के अंदर इनको कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो प्रोसेस ओवरले कहलाती है। उसके बाद है प्रोक्सिमिटी। एनालिसिस से हमें भी पता चलता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच किस तरह का रिलेशन है, उसके आसपास किस तरह का एनवायरनमेंट पाया जाता है। तो प्रोक्सिमिटी से अभिप्राय बफर से है कि जैसे कोई रोड है, उस हम ये देखेंगे बफर में कि रोड से 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में किस तरह का लैंड यूज पाया जाता है, तो ये प्रोक्सिमिटी कहलाती है या बफर कहलाता है। कनेक्टिविटी, इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ का जो स्थानिक पैटर्न है, स्थानिक कंटेक्स्ट है, कैसे एक दूसरे से वो कनेक्ट है। अब ये सारी चीजें होने के बाद हम डाटा आउटपुट करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को मैप के रूप में हम डिस्प्ले कर देते हैं। तो इस तरह जीआईएस की पूरा जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है। तो जीआईएस क्या है? जीआईएस एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसमें हम रियल वर्ल्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए डाटा को इनपुट करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और फिर उस जो रिजल्ट आता है उसको हम डिस्प्ले करते हैं, ताकि हम उस समस्या से संबंधित बेटर डिसीजन ले सके, बेटर प्लानिंग कर सके और बेटर मैनेजमेंट कर सके। ये जीआईएस है। उसके बाद कुछ डेफिनेशन है जीआईएस की, जैसे पार्कर के अनुसार स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों को स्टोर, एनालिसिस और डिस्प्ले करने वाली इंफॉर्मेशन या सूचना प्रणाली को हम जीआईएस कहते हैं। उसके बाद बुरो के अनुसार कि जो रियल वर्ल्ड से संबंधित स्थानिक आंकड़े हैं उनको कलेक्ट करने, स्टोर करने, रिट्राइव करने, ट्रांसफॉर्म करने और डिस्प्ले करने का एक शक्तिशाली टूल्स है। डाटा कलेक्ट, डाटा किस तरह से प्राप्त किया जाता है, डाटा स्टोर कैसे हो रहा है, डाटा की पुनः प्राप्ति कैसे होगी, ट्रांसफॉर्मेशन कि रास्टर से वेक्टर के अंदर, वेक्टर से रास्टर के अंदर कैसे डाटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और फिर उस डाटा को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो बुरो के अनुसार कि जो वास्तविक संसार से संबंधित स्थानिक आंकड़े हैं उनको कलेक्ट करने, स्टोर करने, रिट्राइव करने, ट्रांसफॉर्म करने और डिस्प्ले करने का एक शक्तिशाली टूल है। क्लार्क के अनुसार किसी विशेष संगठन के अंतर्गत स्थानिक आंकड़ों को कैप्चर करने, स्टोर करने, रिट्राइवल करने, एनालिसिस करने, डिस्प्ले करने वाली एक कंप्यूटर सहायता प्रणाली को हम जीआईएस कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद है जीआईएस की कैपेबिलिटीज क्या है, कि जीआईएस में क्या क्या क्षमताएं हैं। तो एक जो अच्छा जीआईएस होगा वो कुछ क्वेश्चनों के आंसर देगा। कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एट, कि कोई चीज क्या है, कोई चीज क्या है, कहाँ है, उस चीज का हमें पता चलता है। तो वो चीज क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन होती है। वो लोकेशन क्या होगी, उस स्थान का नाम होगा, उसका जिप कोड होगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होगा। तो कोई चीज क्या है, क्या मीन्स हमें वो उसकी लोकेशन का पता चलता है। वेयर इज इट, वेयर इज इट मीन्स कि उस किसी भी स्थान की, किसी भी ऑब्जेक्ट्स की हमें कंडीशन का पता चलता है, किसी भूभाग के ऊपर किस तरह की कंडीशन पाई जाती है। किसी भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढने के लिए हमें जीआईएस की सहायता लेनी पड़ती है, तो हमें ये चीज पता चलती है कि वो चीज कहाँ पर है। तो जैसे हम ये देखना चाहेंगे कि कहाँ पर 500
500 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान कौन से हैं और 500 मीटर से ज्यादा वर्षा वाले स्थान कौन से हैं। तो ऐसी कंडीशन भी हमें जीआईएस के द्वारा पता चलती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट हैज चेंज सिंस, कि एक लंबे समय से क्या भूभाग के अंदर, क्या ऑब्जेक्ट्स के अंदर, क्या फिनोमेना के अंदर चेंज होता चला आ रहा है। तो हमें उस ट्रेंड का भी पता चल जीआईएस के द्वारा पता चल जाता है। जैसे हम ये देखें कि 2015 के अंदर किसी भी एरिया का लैंड यूज कैसा था और 2020 के अंदर उस लैंड यूज के अंदर कितना चेंज हुआ है, उस ट्रेंड का पता भी हमें जीआईएस के द्वारा पता चल जाता है। उसके बाद ये पता चल सकता है कि कौन सा रूट बेस्ट है, विच इज द बेस्ट वे। हमें रूटिंग का पता भी जीआईएस के द्वारा पता चलता है। जीआईएस से किसी भी भूभाग का बेस मैप तैयार हो जाता है और उस बेस मैप से हम ऑप्टिमम पाथ की किसी भी लोकेशन में पहुंचने के लिए सबसे कम समय कौन से रूट से कम समय लगेगा, तो हम उस ऑप्टिमम रूट के द्वारा हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। व्हाट स्पेशल पैटर्न एग्जिट, कि किसी भी एरिया में किस प्रकार का स्थानिक प्रतिरूप पाया जाता है, तो उस पैटर्न का भी हमें जीआईएस से पता चलता है। जैसे किसी एरिया के अंदर एग्रीकल्चर पैटर्न किस तरह का है, सेटलमेंट पैटर्न किस तरह का है, तो वो पैटर्न भी हमें जीआईएस के द्वारा पता चलता है। उसके बाद व्हाट इफ, क्या होगा, कि जो एक्चुअल में प्रेजेंट में जो कंडीशन किसी भी एरिया के अंदर विद्यमान है, उनके आने वाले समय में क्या परिणाम हो सकते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर भी देता है। ये मॉडलिंग तैयार करता है। मान लीजिए किसी भी एरिया का हम लैंडस्लाइड का मैप या फ्लड का मैप तैयार कर रहे हैं, तो जैसे ही ये मैप तैयार होंगे तो हम कि आगे आने वाले समय में किस तरह की सिचुएशन होगी उसका मॉडल भी तैयार कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम पूरे एरिया को अलग अलग जोन के अंदर बांट सकते हैं। ये कौन सा हाईली प्रोन एरिया होगा और कौन सा लो प्रोन एरिया होगा, हम उस आधार पर उस एरिया की मॉडलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ जीआईएस। जीआईएस के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो जीआईएस का मुख्य कार्य होता है कि डाटा को प्राप्त करना। डाटा को किस तरह से प्राप्त करेंगे, पहले से कोई प्रिपेयर्ड मैप है, उस डाटा को, उस मैप को अगर हार्ड कॉपी में तो स्कैन करके, और डिजिटल कॉपी में है तो उस डिजिटल कॉपी से हम कार्य करेंगे। फील्ड में जाकर डाटा कलेक्ट करेंगे। कोई डिजिटल प्रोडक्ट कंप्यूटर में पहले से अवेलेबल है, उससे डिस्कशन से जो हम डाटा हमें मिलता है, रिपोर्ट्स जो पहले से पब्लिश्ड रिपोर्ट है उनसे जो डाटा मिलता है, टेबुलर फॉर्म के अंदर जो एट्रीब्यूट डाटा होता है वो, और या फिर रिमोट सेंसिंग डाटा। तो हम सबसे पहला कार्य ये होता है जीआईएस का कि डाटा को प्राप्त करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद और डाटा को मैनेज करना होता है कि जो डाटा हमने एक्वायर किया है, डाटा कैप्चर किया है, डाटा प्राप्त किया है, वो पूरी तरह से सिक्योर हो, वो डाटा डिलीट ना हो जाए, उसको मेंटेनेंस अच्छी तरह से करे, वो डाटा को कहीं भी किसी भी तरह का लॉस ना हो, तो स्टोरेज एक अच्छे एक गुड पाथ के अंदर वो डाटा स्टोर हो ताकि हम उसको आसानी से रिट्राइव कर सकें। और अपडेट डाटा, जीआईएस का मुख्य कार्य ये भी है कि जो डाटा उसने कैप्चर किया है तो उस डाटा को लगातार अपडेट करता रहे, क्योंकि जो सैटेलाइट और जो ये सैटेलाइट इमेजरी है हमें ये कुछ अंतराल पर लगातार मिलती रहती है, तो हमने जो मैपिंग की है हम उसमें लगातार अपडेट करते रह सकते हैं। वो जीआईएस की वजह से ही पॉसिबल है। और ये किसी भी उपभोग को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों को एनालिसिस, दोनों रूप में, क्वालिटेटिव रूप से भी और क्वांटिटेटिव रूप से भी किसी भी भूभाग को एनालाइज करता है, वहां पर किस तरह की इंफॉर्मेशन पाई जाती है, और फिर लास्ट में उस एनालिसिस को रिजल्ट के रूप में, मैप के रूप में डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये इसके मेन फंक्शंस है जीआईएस के। उसके बाद जीआईएस की प्रोसेसेस क्या है। जीआईएस की प्रोसेसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, कैप्चर डाटा से, डाटा कलेक्शन से, डाटा प्राप्ति से ये पहली प्रोसेस स्टार्ट होती है। जब डाटा प्राप्त हो जाता है तो जिस भूभाग का वो डाटा है, उस भूभाग के अकॉर्डिंग उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रदान किए जाते हैं। फिर उस डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है कि जो डाटा हमने कैप्चर किया, डाटा प्राप्त किया है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो पूरी तरह से सही है। तो फिर उस डाटा को हम कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म के अंदर, कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, स्टोर करते हैं उसको,
जब वो डाटा स्टोर हो जाता है तो हम उस डाटा से किस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। हमें एग्रीकल्चर से संबंधित डाटा चाहिए, हमें अर्बन एरिया से संबंधित डाटा चाहिए, और वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो फिर जैसे डाटा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर उस डाटा को हम डिस्प्ले कर देते हैं, इमेज मैप के रूप में डाटा को या रिजल्ट को हम डिस्प्ले कर देते हैं। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ जीआईएस। जीआईएस के घटक कौन कौन से हैं? तो जीआईएस 5 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, कि जीआईएस की जो सारी प्रोसेस है 5 कंपोनेंट से पूरी होती है। पहला है हार्डवेयर, जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर, क्योंकि पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है तो कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर है वो चाहिए। सॉफ्टवेयर, उन हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, और जो हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए। डाटा, डाटा सबसे मेन कंपोनेंट है जीआईएस का, कि अगर डाटा नहीं है तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारे पास है, तो डाटा नहीं है तो ये दोनों किसी तरह के काम के नहीं है जीआईएस के लिए। पीपल, कि जो जीआईएस का वर्क करने वाले लोग होंगे वो स्किल्ड पर्सन होंगे। अगर स्किल्ड पर्सन नहीं है, ये तीनों चीजें हैं, तो भी ये काम नहीं होगा। और जहां पर ये जीआईएस प्रणाली होगी वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, कोई ना कोई संगठन होगा जिसके अंदर ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड होती है, और वो किस मेथड्स के ऊपर डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे हार्डवेयर, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, पीपल स्किल्ड होंगे, ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर और डाटा। तो ये इसके 5 मुख्य घटक है। सबसे पहले हार्डवेयर है। हार्डवेयर कंप्यूटर से संबंधित, जैसे इसमें इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के अंदर डिजिटाइजर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है, सीपीयू हो सकता है, हार्ड डिस्क होगा, सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क होगी, सीडी होगी, जहाँ पर डाटा स्टोर होता है। आउटपुट डिवाइसेस, ये हम जहाँ पर डाटा को प्रोसेस करके और रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले करते हैं, तो वो चीज़ क्या होगी, प्रिंटर होगी, प्रिंट लेंगे, उसका अपलोडर होगा, और या फिर मॉनिटर के ऊपर ही हमारे डाटा को हम डिस्प्ले करके किसी को शो कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि जो हमारे पास हार्डवेयर है उस हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और जो जिस एप्लीकेशन पे हम काम करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन से संबंधित सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो जो सॉफ्टवेयर है 2 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जितने भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो तभी चल सकते हैं जब उनके अंदर कोई ना कोई विंडो इंस्टॉल होगी, तो वो चीज क्या होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज पे काम कर रहा है, पाइथन है, जावा है, एसक्यूएल है, वो किस लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी 2 तरह के होते हैं, जनरल सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। जनरल सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही होते हैं, जैसे एमएस ऑफिस है, पेंट है, एमएस एक्सेल है, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनको कोई भी यूज कर सकता है। उसके बाद है स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, ये जो हमारा पर्पज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे अर्क जीआईएस है, अरडास है, क्वांटम जीआई से संबंधित जो सॉफ्टवेयर होंगे उनको हम स्पेसिफिक या स्पेशल सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद है डाटा। डाटा एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जीआईएस का, और ये भी 2 तरह का होता है, स्पेशल डाटा और नॉन स्पेशल डाटा। स्पेशल डाटा जो किसी स्थान की लोकेशन से संबंधित होता है, और नॉन स्पेशल डाटा जो स्पेशल डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसके बाद है पीपल। जीआईएस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जीआईएस की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से सक्सेस करने के लिए हमें स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। स्किल्ड पर्सन होंगे तभी जीआईएस की जो कार्य प्रणाली है पूरी तरह से कंप्लीट होगी। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट या मेथड, तो जीआईएस की जो कार्य प्रणाली है किसी एक निश्चित संगठन के अंदर कार्य करती है, जिसमें उसका डायरेक्टर, मैनेजर, स्पेशल एनालिस्ट, डाटाबेस मैनेजर, जीआईएस प्रोग्रामर, जीआईएस एक्सपर्ट, एक हायरार्किकल सिस्टम पाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाटा को पूरी तरह से हैंडल करते हैं। और मेथड क्या होंगे, कि वो जो कैप्चर डाटा हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस डाटा को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, और कैसे आउटपुट के रूप में उस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 5 कंपोनेंट थे जीआईएस के। अब है कि जीआईएस वर्क कैसे करता है।
जीआईएस वर्क कैसे करेगा कि जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड से संबंधित किसी भी एरिया को सेलेक्ट किया जाता है, उस एरिया के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स पाई जाती है, उस रियल वर्ल्ड के अंदर जिस प्रकार किसी भी एरिया के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम पाई जाती है, उस प्रॉब्लम का अध्ययन हम जीआईएस के द्वारा करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी एरिया का मैप है, एक सैटेलाइट इमेजरी के बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती है। इस सैटेलाइट इमेजरी से बहुत सारी थीमेटिक्स लेयर्स, एक इमेजरी अलग अलग थीमेटिक लेयर्स प्राप्त हो सकती है। जैसे इसी इमेजरी को एक जियोलॉजिस्ट यूज करेगा तो जियोलॉजी से संबंधित इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोलॉजिस्ट है, वो हाइड्रोलॉजी से संबंधित इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। एग्रीकल्चर से संबंधित जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। सोयल साइंटिस्ट सोयल से संबंधित इंफॉर्मेशन इस इमेजरी से निकाल सकता है। तो अलग अलग थीमेटिक लेयर्स एक इमेजरी से प्राप्त हो सकती है, और फिर अलग अलग लेयर्स प्राप्त करने के बाद उस डाटा को एनालिसिस किया जाता है और उसके साथ एट्रीब्यूट डाटा को कनेक्ट किया जाता है, और फिर कार्टोग्राफिक मैपिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन हम निकालना चाहते हैं, और फिर कार्टोग्राफिक प्रोसेस करके हम मैप के अंदर डाटा को डिस्प्ले कर देते हैं। इस डाटा को हमने मैप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और फिर उस मैप को हम डिसीजन मेकर है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। जियोलॉजिस्ट है, वो हाइड्रोलॉजिस्ट है, एग्रीकल्चर है, वो कौन लोग हैं जो उन लेयर्स के और मैप के ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह जीआईएस की जो कार्य प्रणाली है वो कंप्लीट होती है। जीआईएस यूनिक क्यों है? कि जो जीआईएस यूनिक इसलिए है क्योंकि ये स्पेशल इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है। जो जीआईएस के अंदर जो डाटा यूज होता है उसके अंदर लगभग 80% जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है, और जो स्पेशल प्रोक्सीमिटी है, जो स्थानिक जो कंटेक्स्ट होता है, स्थानिक ऑब्जेक्ट होते हैं, स्थानिक रिलेटिव पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट्स की, उनके बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। और इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, मल्टी डिसिप्लिनरी इनको ज्योग्राफी में, हाइड्रोलॉजी में, जियोलॉजी में, हर फील्ड के अंदर, हर साइंस के अंदर, हर आर्ट सब्जेक्ट के अंदर इसका यूज होता है। इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है, इसमें रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कोई भी बेटर रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो इसमें जीआईएस इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें 4 तरह की टेक्नोलॉजी का यूज होता है। नीड ऑफ जीआईएस, नीड ऑफ जीआईएस क्या है? जितने भी हमें जीआईएस की आवश्यकता क्यों पड़ी है कि जो ट्रेडिशनल कार्टोग्राफिक मेथड थे उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स क्या थे कि जितना भी जियो स्पेशियल डाटा वो उन्होंने कलेक्ट किया था, उस डाटा को मेंटेन करना पुअरली मेंटेन था। वो डाटा मैप के अंदर जो डाटा उन्होंने ट्रेडिशनल कार्टोग्राफिक टेक्निक से जो मैप तैयार किए गए थे वो या तो दीवारों पे हैंग थे, या हार्ड कॉपी के अंदर उनको फोल्ड करके रख दिया जाता था, या तो वो क्रैक हो जाते थे, वो फट जाते थे। तो इस तरह जो डाटा था वो पूरी तरह से पुअरली मेंटेन्ड था, और जो भी मैप तैयार थे या जो स्टैटिक्स जो आंकड़े थे उस मैप से संबंधित वो सारे आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, और उस डाटा की कोई भी रिट्राइवल नहीं हो सकती। कोई मैप फट गया है या फिर डाटा क्रैक हो गया है, किसी मैप को हमने फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने की वजह से बीच से क्रैक हो गया, तो हम उस डाटा को रिट्राइव भी नहीं कर सकते हैं, और उस डाटा भी शेयरिंग नहीं होती थी। हार्ड कॉपी के अंदर ही डाटा होता है, उस हार्ड कॉपी को ही हम यूज कर सकते हैं, कोई भी डाटा शेयरिंग नहीं होती थी। तो इन सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमें जीआईएस की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जीआईएस के अंदर जो डाटा है, जियो स्पेशियल डाटा है, वो अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, मैप भी बनाए जाएंगे, और जो स्टैट होगा वो सारे अप टू डेट होते हैं, डाटा रिट्राइवल होता है, और डाटा को हम शेयर भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जीआईएस की आवश्यकता हमें महसूस हुई। आगे जीआईएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो जीआईएस के ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो डाटा को एनालाइज करके हमें बेटर रिजल्ट प्राप्त करता है, जिसे प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की जो एफिशिएंसी है वो हमारी बढ़ जाती है। जितने भी डिसीजन मेकर होते हैं या प्लानर होते हैं उनको स्पेशल यूजफुल फॉर्मेट के रूप में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, जिसके द्वारा वो लॉजिकल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बेटर डिसीजन के लिए, बेटर प्लानिंग के लिए, बेटर मैनेजमेंट के लिए।
और जितने भी रिसर्च एक्टिविटीज है, जो जितने भी रिसर्च हो रही है, उनके अंदर भी जीआईएस का उपयोग बढ़ता जा रहा है और उनको एक अच्छा बेस जीआईएस के द्वारा मिल रहा है और पूरे एरिया की, जिस एरिया की रिसर्च हो रही है उस पूरे एरिया की इंफॉर्मेशन उनको बहुत कम समय में ही प्राप्त हो जाती है। और जीआईएस का नेक्स्ट उद्देश्य है कि ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन और डाटा संचालन के लिए एक सक्सेसफुल मीडियम प्रदान करना ही जीआईएस का मुख्य उद्देश्य है कि उस डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर और उनके ऊपर जो ऑपरेशन लगता है कि किस तरह की कार्य ये उस मीन जीआईएस प्रोवाइड करता है, माध्यम प्रोवाइड करता है। हम जीआईएस डाटाबेस से अनवांटेड डाटा को भी रिमूव कर सकते हैं। जो हमारे डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर है और उसके अंदर अनवांटेड डाटा अवेलेबल है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। डाटा फ्रीक्वेंसी हो रही है बार बार, तो उस डाटा फ्रीक्वेंसी को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं। और किसी भी एरिया के अंदर कोई न्यू फीचर्स ऐड हो जाते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, तो जीआईएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस न्यू इन्फॉर्मेशन को जो पहले से प्रिपेयर्ड मैप है उनके अंदर उस न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करके एक अपडेटेड मैप प्रोड्यूस करना भी जीआईएस का उद्देश्य है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ जीआईएस। तो जो जीआईएस टर्म थी, जीआईएस जो शब्द था उसको क्वाइन होने से पहले ही जीआईएस का उपयोग स्टार्ट हो गया था। लगभग 1832 के अंदर एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे चार्ल्स पिकट, उन्होंने पेरिस की 48 डिस्ट्रिक्टों के अंदर कोलेरा फैल गया था और उन कोलेरा कहाँ पर कम फैला था, कहाँ पर ज्यादा फैला था, उसको दर्शाने के लिए हाफ टोन ग्रेडियंट जो कलर प्लेटी थी उनका उपयोग करके मैप के ऊपर उन्होंने शो किया था। उसके बाद 1854 में जॉन स्नो थे, उन्होंने कलोरा से संबंधित आंकड़ों को एक पॉइंट मैप के रूप में प्रदर्शित किया था कि किस एरिया के अंदर कोलेरा से ग्रसित लोग किस एरिया के अंदर ज्यादा है। उन पॉइंटों को, उन लोकेशनों को उन्होंने पॉइंट किया और फिर ये देखा कि वहां पर मेन वजह क्या है, एक वाटर टैंक था जिसका जो वाटर था खराब था, जिसकी वजह से वहां के आसपास के लोगों के अंदर लोगों में जो कोलेरा वो फैल रहा था। तो जब इस मैप की सहायता से फिर उस वाटर पंप को बंद किया गया और जिससे लोगों के अंदर वहां पर कोलेरा है उस बीमारी को कम किया गया। और उन्होंने ये कहा कि जो जीआईएस है इस तरह से कि हम किसी भी समस्या का सॉल्यूशन जीआईएस टूल्स के द्वारा निकाल सकते हैं। उसके बाद 1855 से 1960 के बीच के अंदर लिमिटेड डेवलपमेंट हुई। जीआईएस जो ये मैपिंग प्रणाली है उसके अंदर लिमिटेड डेवलपमेंट हुई। मैपिंग जो हो रही थी उस समय पेपर बेस्ड मैपिंग हो रही थी और जिसके अंदर व्हीकल रूट है, डेवलपमेंट प्लानिंग है, लोकेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1950 तक ये मैपिंग होती रही। उसके बाद 1960 से 1975 जीआईएस टर्म क्वाइन हुई 1960 के अंदर रोजर टॉमलिंसन से, जिसको फादर ऑफ जीआईएस भी कहा जाता है। और इसमें जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई थी, जिसके अंदर हम स्पेशल एनालिसिस अच्छी तरह से कर सकते थे। डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग जो कैपेबिलिटी थी वो भी कंप्यूटर्स की इस समय बढ़ गई थी। डाटा इनपुट प्रोसेस भी आसान हो चुकी थी, जिसके द्वारा हम डिजिटल मैपिंग भी कर सकते थे और डिजिटल मैपिंग 1971 के अंदर स्टार्ट हुई। उसके बाद 1975 से 1990 के बीच में जीआईएस से संबंधित सॉफ्टवेयर हुए, जिसमें इसरी से संबंधित अर्क जीआईएस, कैरिस, ये सॉफ्टवेयर इस एरा के अंदर आए। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी वो और एडवांस होती चली गई, उसके अंदर मेमोरी और ग्राफिक कैपेबिलिटीज बढ़ती चली गई और कॉमर्शियल जीआईएस सॉफ्टवेयर भी इस एरा के अंदर आए। और जो स्पेशल डाटा है उनको ग्राफिकल फॉर्म के अंदर 1980 में डिस्प्ले करना स्टार्ट हुआ। मैप एनालिसिस और मॉडलिंग 1990 के अंदर स्टार्ट हुई। उसके बाद 1990 से 2010 के बीच जो आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, वो और ज्यादा विकसित हो गई। जो कंप्यूटर थे वो सस्ते हो गए, लेकिन उनकी जो स्पीड थी वो फास्ट हो गई और पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए। वो जीआईएस सॉफ्टवेयर बढ़ने की जो संख्या है वो बढ़ गई। न्यू सैटेलाइट लॉन्च हुए, पहले जो सैटेलाइट लॉन्च हुए थे उनका रेजोल्यूशन
बहुत कोर्स या लो होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया जो सैटेलाइट की रेजोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा फाइन होती गई। जैसे लिस 4 की जो रेजोल्यूशन है वो 5.8 मीटर है, और पहले जो लिस 1 था या लिस 3 जो सैटेलाइट था उसकी 23.5 मीटर रेजोल्यूशन थी। तो जैसे जैसे समय चेंज होता चला गया ये रेजोल्यूशन और ज़्यादा फाइन होती चली गई, और इस ईरा के अंदर रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के डाटा का इंटीग्रेशन भी अच्छे तरीके से होने लगा। और इस जीआईएस को, इस ईरा के अंदर जीआईएस को एजुकेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर और गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा यूज किया जाने लगा, और जीआईएस के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस के अंदर इस जीआईएस का यूज होने लगा। इसके जो एप्लीकेशन के फील्ड थे वो वास्ट होते गए 1990 और 2010 के ईरा के समय। उसके बाद 2010 से 18 के बीच में कुछ ऐसे ओपन जीआईएस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हुए, जैसे क्वांटम जीआईएस है, ग्रास है, जिनको हमें खरीदने में कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन जितने भी इस तरीके के सॉफ्टवेयर है, डास सॉफ्टवेयर है, इस तरह के सॉफ्टवेयर को हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके लिए हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। और 2010 से 18 के अंदर जो लैंडसेट डाटा है वो पूरे वर्ल्ड के लिए फ्रीली अवेलेबल हो गया, एक्सेसिबल हो गया है। ऑनलाइन जीआईएस और जीआईएस ऑन मोबाइल फैसिलिटी 2010 और 2018 के ईरा के अंदर अवेलेबल हुई। और वर्तमान समय में क्या है कि जीआईएस लगभग हर व्यक्ति द्वारा या हर डिपार्टमेंट द्वारा यूज किए जाने लगा है। जितनी भी लोकेशन बेस्ड सर्च फैसिलिटी है वो गूगल पर अवेलेबल होने लगी है। क्राइम एनालिसिस के अंदर जीआईएस का उपयोग होने लगा है। रियल टाइम वर्तमान समय के अंदर जो रियल टाइम है उससे संबंधित मैपिंग होने लगी। किसी एरिया के अंदर जो फ्लड आई हुई है उससे अफेक्टेड होने वाला एरिया कितना होगा, फॉरेस्ट फायर है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, उन जो रियल ऑब्जेक्ट की जो मैपिंग है वो रियल टाइम मैपिंग भी जीआईएस के द्वारा संभव होने लगी। 3D मैपिंग भी पॉसिबल हुई इस एरा के अंदर, और जीआईएस ऐप है वो फोन्स के अंदर भी यूज होने लगी है। जीआईएस जो किसी भी लैंड फॉर्म का है, किसी भी विभाग का डीपर इंसाइट हमें प्रस्तुत करता है, गहरी से गहरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का पैटर्न, उन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप आ जाता है, उन सब का अध्ययन हम इस जीआईएस के वर्तमान समय के अंदर ये अवेलेबल है। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो जीआईएस को यूज कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो जीआईएस को यूज कर रहे हो, उसका यूज वो जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करने के लिए जीआईएस का यूज 2018 के बाद स्टार्ट हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो वर्तमान समय में जीआईएस के द्वारा फुलफिल हो रही है। तो ये जीआईएस की हिस्ट्री थी। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ जीआईएस। एडवांटेजेस ऑफ जीआईएस क्या है, जीआईएस के क्या क्या गुण हैं। तो जीआईएस के द्वारा जब हमें रियल वर्ल्ड का डाटा मिलता है, रियल किसी भी प्रॉब्लम से संबंधित, हम उसको व्यू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और विजुअलाइज करते हैं उस डाटा को, अलग अलग रूप में उस डाटा को विजुअलाइज करते हैं, जिसके द्वारा हम वहाँ के स्थानिक ऑब्जेक्ट है उनका रिलेशनशिप निकालते हैं, उनका पैटर्न्स देखते हैं और क्या ट्रेंड है वो भी देखते हैं। और वो किस फॉर्म में देखते हैं, या तो मैप के रूप में या रिपोर्ट्स के रूप में हमें उस भूभाग का इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से हम उस डाटा के आंकड़ों को एनालाइज कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और जीआईएस हमें ये भी सहायता करता है उन क्वेश्चनों के आंसर भी ढूंढने की कोशिश में हमारी हेल्प करता है, ताकि हम उनका अच्छी तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और जैसे भी हम उस डाटा को देखते हैं तो इंस्टेंटली हम समझ जाते हैं और कि वो प्रॉब्लम क्या है, और उस मैप को हम इजीली शेयर भी कर सकते हैं। जो जीआईएस एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये डाटा सैटेलाइट द्वारा कलेक्ट किया गया होता है, उसमें किसी तरह की बायसनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है। उस एक्यूरेट डाटा होगा तो हम बेटर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बेटर एनालिसिस कर सकते हैं उस डाटा के ऊपर। तो जीआईएस का मुख्य एडवांटेज ये भी कि जो डाटा प्रोवाइड किया है, जो मैप प्रोवाइड किया है, उससे बेटर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बेटर एनालिसिस कर सकते हैं डाटा का,
और एक बड़े वॉल्यूम के रूप में डाटा हैंडल करता है जीआईएस। स्पेशल और नॉन स्पेशल डाटा की, चाहे वो कितनी ही जीबी के अंदर वो डाटा हो, सभी डाटा को ये हैंडल करता है। और डाटा को विजुलाइज करने की अलग अलग वेराइटी जीआईएस के सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होती है। हम एक ही मैप को विभिन्न प्रकार की कलर प्लेटी के अंदर उसको शो कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ जीआईएस, ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है और तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो ये पूरी तरह से कंप्यूटर सिस्टम है, तो अगर किसी भी इंटरनल फॉल्ट की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, पूरी कंप्यूटर जो सिस्टम है वो खराब हो सकता है। सॉफ्टवेयर है इसके एक्सपेंसिव है, और जितने भी हमारे इंटीग्रेट जो ट्रेडिशनल मैप है, उन ट्रेडिशनल मैप को वर्तमान समय के साथ इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि उस समय हार्ड कॉपी थी और अब डिजिटल फॉर्म के अंदर काम हो रहा है। तो उनको, और जो ट्रेडिशनल मैप है उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो भी, क्योंकि वो पुअरली मेंटेन्ड था, करेक्ट थे, डाटा लॉस्ट है, तो उनको इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट है। डाटा एक्सपेंसिव है, अगर डाटा एक्सपेंसिव डाटा आपने इनपुट कर दिया और कोई इंटरनल फॉल्ट आ जाता है, तो वो फॉल्ट की वजह से सारा डाटा करप्ट हो जाएगा, सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दिवालिया भी हो सकता है। और जीआईएस के सॉफ्टवेयर को सीखना एक लंबी प्रोसेस हो सकती है। ये डिसएडवांटेजेस ऑफ जीआईएस है। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर